हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो 14 दिए गए हैं हेनरी फ्योल द्वारा, वो कवर करेंगे हम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ आप देखें और आपकी स्टडी कंसिस्टेंसी चलती रहे। कहते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो आज कवर करते हैं। कहते फ्योल मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन, कहता जो फ्योल है उसने फ़र्क बताया एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बिसाइड सिस्टमेटिक एनालाइज ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, कहते कि यहाँ पे सिस्टमेटिक एनालाइज किया गया मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में और मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। तो फ्योल ने फॉर्मुलेट किए सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल। तो हेनरी फ्योल है जो उसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो गाइडलाइंस का काम करते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब मैनेजमेंट की जाती है तो मैनेजमेंट को करने के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं जो ये 14 प्रिंसिपल हैं, ताकि जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, लागू हो सके जो भी मैनेजमेंट की प्रोसेस बनाई गई है। एक एक करके हम 14 के 14 प्रिंसिपल कवर करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है कि जो काम होता है उसको डिवाइड कर दो, यानी डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहते हैं कि वर्क डिवाइड कर दो और जिस इंसान को जो वर्क आता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, उसको वो काम दे दो। यानी कि पर्सन के हिसाब से, उसकी पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। तो पर्सन उसमें काम में इंटरेस्ट लेके करेंगे, तो जब वो एक ही काम को बार बार करेंगे तो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट डायरेक्टली किसको मिलेगा? बिजनेसमैन को मिलेगा। क्योंकि जहाँ वो एक काम को मान लो 2 घंटे में कवर कर रहे हैं तो वो उसको धीरे धीरे करके स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, तो मे बी वो 1 घंटे या आधे घंटे में कर दें, तो बचे हुए टाइम में वो और काम करके जो एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना बढ़िया काम करके बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क कहता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू कम्पैक्ट जॉब टू बी असाइन टू इंडिविजुअल। कहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो वर्क होता है, काम होता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है कम्पैक्ट जॉब के अंदर और उसको असाइन कर दिया जाता है इंडिविजुअल्स में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो ये कार बनती है, कार बनाने के लिए जो उसकी बॉडी होती है वो अलग बनाता है डिपार्टमेंट, जो उसको पेंट करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, जो इंजन बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जब एक पर्सन हर एक काम को बार बार करेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी एबिलिटी जो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी काम को पूरा कर ले करेगा वो। जब इंसान को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम मिल जाएगा तो बढ़िया तरीके से उसको पूरा करेगा। दिस अप्लाइज टू मैनेजरियल वर्क एंड नॉन मैनेजरियल वर्क। कहते हैं ये दोनों ही काम पे लागू होता है, चाहे वो मैनेजरियल वर्क हो चाहे वो नॉन मैनेजरियल वर्क हो। डिवीज़न ऑफ लेबर फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। कहते हैं जब डिवीज़न ऑफ वर्क किया जाता है तो इससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है इंसान में, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। इफ़ इट इज़ डन विद इन अ रीजनेबल लिमिट, तो वो उसको क्या करे, रीजनेबल टाइम लिमिट में करना लग जाएगा। मतलब कि अगर मान लो स्टार्टिंग में एक पर्सन को काम मिला, वो 2 घंटे पूरा कर रहा है, तो जब उसको बार बार काम को करेगा तो 2 घंटे के बजाय धीरे धीरे वो आधे घंटे में काम करने लग जाएगी, जिससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट होता है अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो काम दी जाता है उसकी हर किसी काम की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सौंपनी ज़रूरी होती है। जब तक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती तब तक इंसान है जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करता। कहता है अथॉरिटी इज़ अ ऑफिशियल राइट टू ए मैनेजर टू मैनेज पीपल एंड थिंग। कहता है अथॉरिटी क्या होता है, एक ऑफिशियल राइट होता है एक मैनेजर का जो मैनेज करता है पीपल्स को, लोगों को और चीज़ों को। अथॉरिटी ऑफ ए मैनेजर गोज़ हैंड इन हैंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। कहते हैं जो मैनेजर क्या करता है, हाथों हाथ है जो अपनी अथॉरिटी है, जो कहते हैं अथॉरिटी ऑफ ए मैनेजर गोज़ हैंड इन हैंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। इन अदर वर्ड देयर शुड बी पैरिटी और बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड इन अ मैनेजरियल पोजीशन। कहते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस बताती हूँ। सबसे पहले कि अथॉरिटी क्या होती है। मान लो अथॉरिटी क्या होती है कि अथॉरिटी होती है जवाबदेही,
कि मान लो मुझे किसी काम को करने की अथॉरिटी दी है तो उसकी जवाबदेही मुझे ही देनी पड़ेगी। अगर मान लो कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मैं वो काम किसी से करवा के वो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अथॉरिटी तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि दोनों में पैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस होगा तभी तो मैनेजरल पोजीशन क्या रहेगी, सेट रहेगी। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। कोई भी काम करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है डिसिप्लिन। अगर एक काम को डिसिप्लिन तरीके से किया जाएगा तो बढ़िया तरीके से क्या होगा, पूरा होगा। कहते हैं डिसिप्लिन क्या होता है, एक ऐसी ऑब्जर्वेंस होती है, ऐसी डिलीजेंस होती है एंड रिस्पेक्ट फॉर सीनियर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन में रहते हैं हम, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में बिल्कुल डिसिप्लिन में रहते हैं, जैसे टीचर बोलता है वैसे वो काम करते हैं, यूनिफॉर्म में जाते हैं, प्रॉपर होमवर्क करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डिसिप्लिन क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस को मानना होता है। मैनेजर एज ए लीडर ऑफ देयर वर्क ग्रुप, मैनेजर क्या होता है, लीडर होता है वर्क ग्रुप का। शुड इन्फोर्स डिसिप्लिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है मैनेजर लीडर होता है जो मेन लीड रोल प्ले करता है वर्क ग्रुप का। कहते हैं वो क्या करता है, डिसिप्लिन में रखता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। फ्यूल डिक्लेयर दैट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि गुड सुपीरियर होना। सुपीरियर क्या होता है, जो मेन पर्सन होता है सुपीरियर उसे बोला जाता है। कहते हैं गुड सुपीरियर रखना सभी के सभी लेवल्स पे। ही एम्फसाइज द नीड फॉर ऑफ डिसिप्लिन अमंग द पर्सनल। ये जो फ्यूल है उसने जोर डाला है डिसिप्लिन के ऊपर कि लोगों के बीच में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ताकि स्मूथ रनिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन जो स्मूथ तरीके से चलती रहे। जब हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके काम करते हैं तो कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी उतार चढ़ाव की सिचुएशन नहीं आती, बिल्कुल स्मूथली है जो बिजनेस चलता रहता है। ही एडवोकेट पेनल्टी टू प्रिवेंट इन वायलेशन। अगर कहता कोई रूल तोड़ता है तो उसके लिए उसको क्या लगानी पड़ेगी, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर कोई भी वायलेशन करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। नेक्स्ट कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि सबॉर्डिनेट जो होते हैं, सुपीरियर होता है मेन पोजीशन, सबॉर्डिनेट होते हैं जो उसके नीचे अंडर लेवल में काम करते हैं। तो कहते हैं कि सबॉर्डिनेट को जो ऑर्डर देना हो ना, कमांड देने वाला पर्सन है वो एक ही हो। ऐसा ना हो कि सबॉर्डिनेट को हर एक जन क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। तो ऐसे में सबॉर्डिनेट किसकी मानेगा। तो यहाँ पे जो कमांड देने वाला क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए ताकि सबॉर्डिनेट सही ढंग से काम कर पाए। इट मीन्स दैट सबॉर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए सिंगल फ्रॉम विच ही शुड गेट इंस्ट्रक्शंस एंड टू होम बी शुड बी अकाउंटेबल। कहते हैं यहाँ पे सबॉर्डिनेट है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो सिर्फ एक ही सुपरविज़न के अंदर काम करे, सिंगल सुपरविज़न के अंदर काम करे, जिससे उसको इंस्ट्रक्शन मिले और वो उस काम के लिए अकाउंटेबल हो। इन अदर वर्ड एवरी एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। उसको कमांड करने वाला, आज्ञा देने वाला सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। इफ़ ए सबॉर्डिनेट हैज़ मोर देन वन बॉस, अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब दिमाग में उलझन पैदा हो जाएगी कि किसका काम करूं किसका ना करूं। एंड कंडीशन एंड अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल बॉसेस वुड रिजल्ट। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा की, एक ही दिशा में काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहे कि इस दिशा में काम करो, इस दिशा में काम करो, ऐसा नहीं। जैसे यूनिट ऑफ कमांड होते हैं, एक ही बॉस होता है कमांड देने वाला, वैसे ही डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन है जो नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे जो वर्कर्स वो पजल ना हो, गलत दिशा में काम ना करने पाए। तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताती है फ्यूल एडवोकेट वन हेड वन प्लान। कहता है एक ही हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए ग्रुप एक्टिविटी के लिए। हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी एक ही दिशा में काम करें। इन अदर वर्ड ए सेट ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए सिंगल मैनेजर। कहते हैं जो एक्टिविटी की जा रही है एक ही ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, मतलब कि वो डायरेक्शन किसकी, सिंगल मैनेजर की है। मतलब जो डायरेक्शन देने वाला एक ही मैनेजर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अलग अलग मैनेजर डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
सिमिलरली देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन, तो सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए एक्शन करने के लिए। फॉर सच ए सेट ऑफ एक्टिविटी बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज़ द सेम, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल प्रमोट स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी एफर्ट एंड रिसोर्सेज। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो यहाँ पे जो स्मूथ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो उनके बीच में ना संबंध होता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर यूनिट ऑफ डायरेक्शन होगा, सभी कोऑर्डिनेट एक दूसरे को सहयोग करके चलेंगे, एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, बिल्कुल एक ही दिशा में काम करेंगे जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है 6 सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, यानी कि सबॉर्डिनेट क्या था, जोड़ देना, यानी कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को ग्रुप के इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा जब, तब इंडिविजुअल क्या करेगा, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल में क्या होता है कि मैं सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देख रही हूँ, मैं फर्म या ग्रुप का फ़ायदा नहीं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल का ग्रुप इंटरेस्ट है जो ग्रुप के इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा। द कलेक्टिव गुड एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रिवेल ओवर द नैरो सेक्शनल एंड सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेंबर। कहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव गुड एंड कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि जो इंडिविजुअल सोचता है, जो इंडिविजुअल का ही बेनिफिट होना चाहिए उस काम में, और उसी इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जब ग्रुप के इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा, वो बेटर तरीके से काम करेगा, वो जुड़ाव महसूस करेगा वो ग्रुप के ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो रल मिल के अचीव करने की कोशिश करेगा उसको। अगर सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपना अपना फ़ायदा सोचेगा तब वो बिजनेस से सक्सेस नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ग्रुप के इंटरेस्ट का जोड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि मिल के काम किया जा सके, और जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, वो अचीव किया जा सके, जिससे इंडिविजुअल का ही फ़ायदा हो जाए और ग्रुप का भी फ़ायदा हो जाए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, अब फ्री में तो कोई काम करने वाला होता नहीं है, तो जो रेम्यूनरेशन दिया था पर्सनल को वो बिल्कुल सही तरीके से देना चाहिए, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए कि कुछ भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है पर्सनल को। रेम्यूनरेशन एज वेल द मेथड ऑफ पेमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फेयर, क्या जो रेम्यूनरेशन होता है, जो पेमेंट का मेथड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फेयर होना चाहिए, सो एज टू अफोर्ड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोथ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉई, ताकि सेटिस्फेक्शन बनी रहे, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई होए कि हाँ इस मेथड का इस्तेमाल करके मुझे जो पैसा रिसीव हुआ है, जो रेम्यूनरेशन मिला है, वो सही मेथड अपनाया फर्म ने, तो इससे क्या होगा, फेयर रहेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई, ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई रहेगी, यानी कि जो तरीका अपनाया गया पेमेंट का, रेम्यूनरेशन को देने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट या अपने एम्प्लॉय को, ताकि उसके दिमाग में कुछ ऐसा ना रहे कि हाँ मैंने जितना काम किया उससे कम मिला मुझे, नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जितना उसने काम किया उसके बराबर उसके हिसाब से उसको जो रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेन अथॉरिटी होता है वो एक ही डिपार्टमेंट के हाथों में सौंप देती है, तो उससे क्या होता है, जब सारी अथॉरिटी एक ही सुपीरियर के हाथ में सौंप दी जाएगी तो जो सबॉर्डिनेट उसके लोअर लेवल काम करने वाले बंदे होंगे उनकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर चाहते हैं कि सबॉर्डिनेट की वैल्यू बढ़े तो डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने अपने फैसले वो खुद ले पाएँ, यानी कि छोटे मोटे जो फैसले होते हैं वो खुद से ले पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनको महसूस होगा सबॉर्डिनेट को कि हाँ हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू है। कहते हैं सेंट्रलाइजेशन में फ्यूल कहते हैं एवरीथिंग विच रिड्यूस द इम्पोर्टेंस सबॉर्डिनेट रोल इज सेंट्रलाइजेशन। कहते हैं अगर सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाएगा तो इससे जो सबॉर्डिनेट का रोल क्या होगा, खत्म हो गया एक तरह का, क्योंकि सारे के सारे फैसले तो कौन ले रहा है, सुपीरियर ही ले रहे हैं। अगर चाहते हैं कि सबॉर्डिनेट का रोल इम्पोर्टेंस रखे तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दो कि छोटे मोटे फैसले तो कम से कम सबॉर्डिनेट ले ही सकते हैं ना। मेन फैसले हायर अथॉरिटी के पास रख दो, लेकिन छोटे मोटे फैसले होते हैं वो तो सबॉर्डिनेट ले ही सकते हैं। इन हिज ओपिनियन द क्वेश्चन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ऑप्टिमम डिग्री इन अ पार्टिकुलर केस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो सेंट्रलाइजेशन का और ऑप्टिमम डिग्री का, वो कहता है राइज किया गया है देयर शुड बी ए प्रॉपर, तो कहते हैं यहाँ पे
यहाँ पे प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। कहता है अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन करते समय जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। स्केलर चेन में क्या होता है, देखो ऐसे स्केल जैसे तो ना सीधा स्केल वैसे होती है, वो स्केलर चेन बोलते हैं कि जो ये चेन होती है इसमें सुपीरियर रेंज बताई जाती है, अल्टीमेट अथॉरिटी टॉप में कौन आते हैं, लोअर में कौन आते हैं, इस तरीके से ना इसकी स्केलर चेन बनी होती है। हायरार्की जैसे बोलते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही आएगा, मिडल में ही आएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही आएगा। एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब रूट। कहता अगर कम्युनिकेशन करने तो प्रिस्क्राइब रूट से फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉपर चैनल है जिसको फॉलो किया जाता है। अथॉरिटी रिलेशनशिप आर सेड टू बी स्केलर। कहते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्केलर बोला जाता है जब सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है अपने इमीडिएट सुपीरियर को, और तब सुपीरियर किसको देता है, इंटर्न डायरेक्टली रिपोर्ट है सबॉर्डिनेट टू देयर सुपीरियर। अगर मान लो लोअर लेवल अथॉरिटी ने अपनी बात पहुंचानी है हायर के पास, लोअर पहले देगा मिडल को, फिर मिडल जाएगा हायर के पास, तो इस तरीके से वो स्केलर चेन है जो फॉलो करनी पड़ती है। यानी अगर मान लो हायर लेवल को कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डायरेक्शन देनी है लोअर लेवल को, तो हायर लेवल पहले मिडिल लेवल को देगा, फिर मिडिल लेवल किसको देगा, लोअर लेवल को। तो इस तरीके से स्केलर चेन है जो फॉलो की जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर क्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे ऑर्डर बोलते हैं ना, सीक्वेंस जिसे बोला जाता है, ऑर्डर सीक्वेंस। ऑर्डर में क्या आता है, कहता है कि ऑर्डर रिलेट टू बोथ पर्सनल एंड थिंग। कहते हैं ये पर्सन से भी जुड़ा होता है और चीज़ों से भी जुड़ा होता है, यानी कि इसमें पर्सन भी आते हैं और चीज़ें भी आते हैं। इट मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड सिस्टमेटिक प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। कहता है सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करो मटेरियल को भी, और ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को प्लेसमेंट करो, यानी कि जो पर्सन जिस जॉब के लिए फिट है उसको वहीं पे उसको अपॉइंटमेंट करो। इन मटेरियल ऑर्डर एवरीथिंग, कहता है अगर मटेरियल ऑर्डर की बात की जाए, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। कहता है हर एक चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। कहता है हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर पैलेस पे जो होनी चाहिए। फॉर सोशल ऑर्डर, अगर सोशल ऑर्डर की बात की जाए, देयर शुड बी ए प्लेस असाइन टू ईच एम्प्लॉई। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को उसकी जगह बताई जाती है। एंड ईच एम्प्लॉय शुड बी इन द प्लेस असाइन। हर एक एम्प्लॉय जो उसको प्लेस असाइन किया जाता है वहाँ पे वो काम करता है। द राइट मैन इन द राइट प्लेस इज़ द आइडियल हेयर, यानी कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट जॉब है जो दी जाती है। ऑर्डर का मतलब यही होता है। ऑर्डर में होता है ना कि जैसे जो सही पर्सन है उसको सही जगह पे प्लेस किया जाता है, उसको बोला जाता है ऑर्डर। नेक्स्ट होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समानता होना। कहता है इक्विटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फेयरनेस, काइंडलीनेस एंड जस्टिस। इक्विटी का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होना, फेयर होना चाहिए, काइंडलीनेस होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। इक्विटी मोटिवेट द वर्कर्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। इक्विटी होगी तो सब वर्कर्स अपने काम को लगन से करने में इच्छुक होंगे। बिसाइड इट प्रमोट ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो कहता है यहाँ पे एक अच्छा फ्रेंडली वातावरण पैदा हो जाएगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, यानी कि झगड़े खत्म हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड जिसे बोलते हैं हम। कहते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है उसको मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय हमारी फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, बार बार छोड़ के जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय टर्नओवर को क्या करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। दैट इज़ चेंज इन स्टाफ, यानी कि स्टाफ को वो चेंज ना करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए एम्प्लॉय। ऐसा मैनेजमेंट का जो सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स एफर्ट्स शुड बी मेड टू अचीव रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। कॉन्टीन्यूटी है जो टेन्योर ऑफ द टेन्योर होता है टाइम पीरियड, यानी कि कॉन्टीन्यूटी जो टाइम पीरियड है जिसका पर्सनल का वो बना रहे। दिस कुड बी अचीव्ड बाय अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन। कहते हैं कब संभव होगा, जब अच्छा रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, ऑनरेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि हर किसी को अच्छे से इज्जत से पेश आया जाएगा। ऑफ पर्सनल,
यानी कि अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन, तो ऐसा ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कम रेम्यूनरेशन दे रही है, इस कारण से हमारे एम्प्लॉय छोड़ के हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ऑनरेबल ट्रीटमेंट में क्या है कि जो इज़्ज़त देनी चाहिए अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को, वो नहीं मिल रही है, तभी इस कारण से छोड़ के जा रहे हैं। स्टेबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ पर्सनल प्रमोट टीम वर्क, कहता है स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी से क्या होगा, टीम वर्क प्रमोट होगा, लॉयल्टी और इकोनॉमी है जो बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव, यानी कि वर्कर्स के अंदर ऐसी भावना पैदा करे कि वो पहल क्षमता रखें। अगर कोई कुछ नया करना है तो उनके अंदर ऐसी पहल क्षमता होनी चाहिए कि हाँ मैं करूँ, पहल क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं रेफर टू द फ्रीडम टू प्रपोज ए प्लान एंड एग्जीक्यूट इट, कहता है फ्रीडम देनी चाहिए प्रपोज करने के लिए प्लान को, उसको एग्जीक्यूट का मतलब होता है रियल में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैनेजमेंट शुड इनकरेज सबॉर्डिनेट टू टेक डिज़ायरेबल इनिशिएटिव इन थिंकिंग आउट प्लान्स एंड एग्जीक्यूटिव देम, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए, उत्साह देना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट को कि जो उनकी सोच है वो प्रकट कर सकें और उसके हिसाब से वो काम करें। एक्सटेंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट कुड डू दिस, कहते हैं यहाँ पे सबॉर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, तो यहाँ पे वो अपना बेस्ट देंगे। क्योंकि अगर मान लो कोई फ़ैसला लिया जा रहा है, कुछ काम किया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा, तो उस फैसले के अंदर सबॉर्डिनेट की सहमति दी गई है, सबॉर्डिनेट ने अपना पक्ष रखा है, उस केस में सबॉर्डिनेट क्या करेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा जब उस प्लान को एक्चुअल में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एस्पिरिट दे कोप्स। एस्पिरिट दे कोप्स क्या कहती है कि यानी कि स्पिरिट होनी चाहिए, उनके अंदर ऐसी आत्मा होनी चाहिए कि जो लॉयल्टी हो, डिवोशन हो, विच यूनाइट द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी, यानी कि मेंबर्स को लेकर के, अपने ग्रुप को लेकर के उनके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए। इट इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, यानी मतलब क्या है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से लगाव हो उनको, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले पर्सन हैं। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस द नीड फॉर टीम स्पिरिट, यानी कि किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कोऑर्डिनल रिलेशन होना चाहिए, यानी एक दूसरे को सहयोग करके चलें, कोऑपरेशन करके चलें, एक दूसरे को साथ लेके चलें, तो ये ऐसा स्पिरिट दे कोप्स उनके अंदर होना चाहिए, ऐसी भावना वर्कर्स के अंदर होनी चाहिए। It is to be noted that Fuel made it clear that he had no intention to close the list of principles or make them inflexible, कहते यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो फ्यूल है वो उसने क्लियर कर दिया कि उसका ऐसा टेंशन नहीं है कि ये क्लोज कर दे, फ्लेक्सिबल नहीं है इसका सिस्टम, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ऐसी डिटेल क्लास देखने के लिए बच्चों आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।